हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है इसमें हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ये आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट है। अगर आप फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पंचभुज। पहला क्वेश्चन है आपका, पंचभुज में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व और अव्ययीभाव। देखिए, हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तत्समास का, तब वहाँ पे हम लोग पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। अभी आप देख लीजिए, जिसकी आगे आपके पास कोई भी जो रहेगा संख्या आएगा, जैसे कि पंचभुज हो गया, फिर इसी तरह के 7, 8, 9 कुछ भी अगर आपको देखने को मिले, जैसे पंच मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। ये क्या है, संख्या है। तो संख्या अगर आगे संख्या रहेगा, ठीक है, तो बस उसको क्या करना है, वो कौन सा समाज हो जाता है, द्विगु समाज हो जाता है। तो द्विगु समाज क्या हुआ, तो जिसके आगे संख्या का बोध कराता है वो क्या कहलाता है, द्विगु समाज कहलाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होता है, नवीन, नवोदय और प्राचीन और अर्वाचीन। तो हम लोग प्राचीन सुने हैं, प्राचीन काल, फिर आधुनिक काल, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है। छात्र मतलब क्या होता है, आपका जो लड़के होते हैं उसको छात्र कहते हैं, जो लड़की होती है उसको छात्रा कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं। महा से हम लोग जो है जनरली जो है पुरुष के लिए यूज़ करते हैं। सी तो आपको पता है पुरुष हो जाएगा, बाला जो रहेगा ये आपका स्त्रीवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है। फ्रेंच, जर्मन, रूसी और अंग्रेजी। तो याद रखिएगा ये फ्रेंच शब्द से आई है। नेक्स्ट है, विषमत का उपयुक्त अर्थ होगा हैरान, भुला हुआ, परेशान, बिछड़ा और आपका बिछड़ा हुआ। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैरान हो जाएगा। विषमत मतलब होता है हैरान। नेक्स्ट है आपका, कोप का विलोम शब्द क्या है, शांत, गुस्सा, क्रोध और भयभीत। तो भाई इसका करेक्ट आंसर जो होता है ना, कोप मतलब होता है जो क्रोध होता है ना उसको कहते हैं, तो शांति हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में किसका उल्लेख किया है, छंद, अलंकार, रस और चौपाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको तैयारी कैसे करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो रहेगा ये एक आध दो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मे बी एक आ जाए या दो आ जाए। अब ऐसा क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। आपका काम क्या है, ग्रामर करना, और पैसेज बहुत इजली होता है जो कि आप इजली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विषमत शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए नहीं किए ना। तो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में जो है रस का उपयोग किया था, उल्लेख किया था। ठीक है, रस को उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, विस्मृत शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, हैरान, भुला हुआ, परेशान और बिछड़ा हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भुला हुआ हो जाएगा। ठीक है, विस्मृत मतलब क्या होता है, भुला हुआ हो जाता है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता क्या कहलाते हैं, संकर शब्द, देश शब्द, प्राकृत शब्द, अनुकरणात्मक शब्द। तो वही इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं, यानी जिसकी उत्पत्ति का स्रोत हमें पता ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे कोई शब्द होता है ना, तो हम लोग कहते हैं ना ये लैटिन शब्द से आया, इसका उत्पत्ति हुआ है, या ग्रीक शब्द से हुआ है। तो ऐसे शब्द जिसका उत्पत्ति का हमें कोई उत्पत्ति का स्रोत का बारे में कुछ पता ना हो तो उसको हम लोग संकर शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, चित्त रचना विधि, शब्द प्रधान विधि, सूत्र विधि और खेल विधि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए खेल विधि होती है, चित्र रचना विधि भी होती है, शब्द प्रधान भी होती है, ये सूत्र विधि नहीं होती है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अर्थबोध है, ठीक है, गीत है और व्याख्या है और उद्दीपन है। तो ये पूरा माध्यमिक स्तर पर है। कविता शिक्षण कैसे किया जा सकता है, क्या हम लोग अर्थबोध कराएंगे या गीत कराएंगे, व्याख्या। तो ऑब्वियसली ना हम लोग माध्यमिक स्तर पे क्या कराएंगे, आपका व्याख्या कराएंगे। ठीक है, आंसर सी इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो है अब यहाँ से हम लोगों को गद्यांश आता है। ठीक है, तो कहाँ तक आया ग्रामर, ग्रामर देख सकते हैं 11 क्वेश्चन आपका ग्रामर से आया है। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन जो है हमें थोड़ा सा अलग देखने को मिला था। ठीक है, तो उस तरीके का क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पे
ज़्यादा मतलब कि हिंदी को पढ़ने नहीं जाइएगा और ग्रामर पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इसके अलावा पैसेज पैसेज पे तो आपको पता है ना कि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते होंगे हिंदी तो इसका पैसेज करना बहुत ईजी है। सॉरी यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपको हम बस आपको समझा दे रहे कि हमारी पहचान किससे बनती है। साहित्य, कला और दर्शन, ये सभी अगर हम देखें क्वेश्चन बहुत ईजी है कि पहचान किससे बनती है, तो भाई ये तीनों से तो बनती है। हम अगर पूरा अगर आपका पैसेज नहीं पढ़े तब भी हम यहाँ पे आंसर सी डी कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन नेक्स्ट बार से हम ध्यान देंगे कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट है भाषा किसे जीवित रखने का कार्य करती है, लेखन को, प्रकाशन को, राष्ट्र की पहचान को, उपयोग सभी। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को डाउट है, ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग पैसेज को करेंगे। अब चलिए हम लोग एक बार पैसेज पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको पैसेज में याद हो सके कि आप क्या पढ़ रहे थे। तो पहला ये है कि भाषा जीवित रखने का कार्य क्या, भाषा किसे जीवित रखने का कार्य करती है और हमारी पहचान किससे बनती है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि भाषा, साहित्य, कला, दर्शन, जीवन और संस्कृति, इन सब का अनुन्याश्रित संबंध है और इन्हीं से बनती है हमारी पहचान। तो पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि ये सारी चीज़ें था और इससे हमारी जीवन पहचान बनती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। दूसरा है उसका साहित्यिक और सांस्कृतिक संसार, जिसे जीवित रखने का कार्य करती है भाषा। साथ ही भाषा समाज के भावनात्मक और सांस्कृतिक संगठन को दृढ़ बनाती है। यद्यपि भाषा का संबंध किसी मजहब से नहीं होता, किंतु ये भी सच है कि प्रत्येक भाषा किसी न किसी जाति की होती है और यही वैज्ञानिक दृष्टि भी है, क्योंकि भाषा को बोलने वालों का और उसे अपने धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार में लाने वाले लोगों का संबंध धर्म से होता है। इसलिए धीरे धीरे अपनी धार्मिक छवि और रूढ़ी विचारधाराओं के कारण भाषा मजहब विशेष की बन जाती है। दुनिया के विभिन्न धर्मों की अपनी अपनी रूढ़ भाषा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त धर्म विशेष की भाषा उस पर अपना विशिष्ट मजहबी टप्पा लगा देती है और वो जन सामान्य के लिए पवित्र भाषा या देववाणी का मिथक बन जाती है। हिंदुओं की मजहबी भाषा संस्कृत, मुसलमानों की अरबी, जैनों की प्राकृत और सिखों की पंजाबी भाषा इसी मजहबी टप्पे का उदाहरण है। यद्यपि भाषा बार बार इस धर्म और जाति के दायरे को नकारती हुई जनमन के भावानुकूल अपनी रूप बदलती है, विस्तारित होती है, किंतु धर्म के ठेकेदार सदा सदा से उसे रूढ़ कड़ाव में बंद करने का प्रयास करते रहे हैं। यहाँ तक कि नदी, पर्वत, वन प्रदेश, समुद्र, वनस्पति जो समूची धरती पर विद्यमान है, धार्मिक संस्थाओं के विश्वासों के चलते विशिष्ट धर्मस्थली बन जाते हैं। सांस्कृतिक, नैतिक व्यवहार की तरह धर्म जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और मानव की दुर्बलता भी और सबलता भी थी। रूढ़ आदि अंधविश्वासों के सहारे धर्म के ठेकेदार, पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, पोप, पादरी सभी अपने अपने लोभ को भुनाते रहते हैं और उनकी इस ठगी का शिकार बनती है। अंधविश्वासों से ग्रस्त भयाक्रांत जनता, शासन तंत्र इसी स्थिति का भरपूर लाभ उठाता है और भाषा के नाम पर समुदाय और जाति में जनता को बांट उसका दोहरा शोषण किया जाता है। यही से जुड़ाव होता है भाषाई जातीय संबंध का। शासन वर्ग का हस्तक्षेप राजसत्ता तक ही नहीं रहता, भाषा प्रशासन की भाषा के रूप में शासक के इंगित पर अपना स्वरूप रचती है। तदनुरूप उसकी सत्ता बनती बिगड़ती है। शासन के धर्म और विचार के अनुकूल भाषा का दायरा निर्धारित होता है। भाषा के दो रूप में बटी रहती है, एक प्रशासन की भाषा और दूसरा जन सामान्य की। तो देखिए एक ही भाषा का दो रूप है, एक प्रशासन, एक है जन सामान्य। पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो गया, भाषा किसे जीवित रखने का कार्य करती है, लेखन का, प्रकाशन का, राष्ट्र की पहचान को और उपयुक्त सभी। तो भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रकाशन को जो है जीवित रखने का कार्य करती है, ठीक है। तो ये जो है हमें जब स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़े तो ये डायरेक्ट हमें स्टेटमेंट से नहीं मिला है इसका आंसर, ठीक है। इसे समझ के हम कर सकते थे, यानी पूरा पढ़ने के बाद हम लोग इसको समझ के कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका कि ये आप देख सकते हैं कि इस कविता में कवि किसे संबोधित कर रहा है, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा बोल रहा है कि शब्द दुपक कर से तात्पर्य क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखारा, कौन
चट कर गया दुबक्कर, घर भर से अनाज बिखेरा, दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। तो इस कविता में पता है तो इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा कि कवि जो है चूहों को संबोधित कर रहा है, क्योंकि बच्चा है नहीं, बच्चों को कर नहीं रहा, और चूहे जो होते हैं ना वही जैसे आप किस आहट सुनता है तो वो जाके छुप जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चूहे को हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखें तो बिल्ली भी कह सकते हैं, बिल्ली जैसे कि, तो बिल्ली क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुतरने का काम बिल्ली नहीं करता है, कुतरने का काम चूहा करता है। तो ये आपका कीवर्ड है, इससे आप जान सकते हैं कि हमें यहाँ पे बिल्ली नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुबक्कर मतलब क्या होता है, छिपकर, डरकर, भागकर और फैलकर। तो दुबक्कर बैठता है मतलब कि भागकर नहीं, ये कहीं पे जाके छुप जाता है, उसको कहता है दुबक्कर बैठना। ठीक है, तो ये था आंसर ए। तो आपको पता है कि हमारे जेटेट में जो रहता है 15 नंबर जो रहता है हिंदी का होता है, 15 नंबर इंग्लिश का होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो हिंदी का डिस्कस करेंगे ये 15 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स का। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।